about organization and component of organization. An organization is a random group of people who come together by chance. मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास कोई भी रैंडम ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव या कोई पर्पस के लिए इकट्ठे हुए होते हैं, जो कि एक खास किस्म का काम परफॉर्म कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास दो तरह की टाइप्स है इसकी, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है और एक इनफॉर्मल। द पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज द लेजिटिमेसी एंड ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन। ये हमारे पास वो होती है जिसमें हमारे पास कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है जिसमें हमारे पास ख़ास किस्म की कोई शनाख्त वगैरह होती है या कानूनी तौर पे जो बनाई गई होती है। और इनफॉर्मल वो हो जाती है जिसमें द अनऑफिशियल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अनऑफिशियल पार्ट होता है। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं, कि कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, टास्क हो गया, पीपल हो गए, स्ट्रक्चर, उसकी टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ों से मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है। आगे टास्क क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग जो काम वगैरह देते हैं या जो काम परफॉर्म करते हैं, दिस कंपोनेंट कैन बी डिफाइंड एज अ मिशन हो सकता है और पर्पस हो सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कि हम लोग परफॉर्म करवाते हैं। उसके बाद पीपल है द वर्क फोर्स और ह्यूमन पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट परफॉर्म्स डिफरेंट ऑपरेशन इन दी ऑर्गेनाइजेशन। के पीपल हमारे पास क्या है कि किसी भी हमारे पास ह्यूमन पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन का पार्ट होता है जो कि डिफरेंट ऑपरेशंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म करते हैं, कोई भी मतलब डिफरेंट तरह के काम परफॉर्म करते हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी हमारे पास क्या आते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनपुट्स वगैरह मीन्स कि कोई भी इस तरह का काम है एज अ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें डिफरेंट तरह के काम लिए जाते हैं, उनमें इनपुट्स के तौर पे चीज़ें ली जाती हैं और प्रोडक्ट और सर्विसेज के तौर पे लोगों को दी जाती हैं। तो एज अ टेक्नोलॉजी या देने के लिए हम टू दी पॉइंट अगर बात करें कि इनपुट ली जाती है और उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनपुट को लिया जाता है और उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है प्रोडक्ट या सर्विसेज, और ये किस तरीके से किया जाता है, टेक्नोलॉजी के यूज हुए। उसके बाद स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक अरेंजमेंट ऑफ पीपल इन दी ऑर्गेनाइजेशन, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को डिफरेंट तरीके से अरेंज करना, यही हमारा स्ट्रक्चर होता है। जैसे पेपर प्रोसेस और ओपन वर्सेस क्लोज सिस्टम। अब हम पढ़ रहे हैं ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम जो होता है वो डिपेंड करता है हमारी इनपुट्स पे फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब कि बैरूनी ममालिक जैसे हो जाते हैं, उनसे जो हम इनपुट्स लेते हैं, जैसे कि वो क्या क्या हो सकते हैं, सच एज रॉ मटेरियल्स, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड कैपिटल। मतलब कि जो भी हमारे पास मटेरियल्स वगैरह होते हैं या ह्यूमन रिसोर्सेज मीन के इंसानी सरमाया हो सकता है या कोई भी सरमाया हो सकता है, एंड आउटपुट टू द आउटसाइड वर्ल्ड दैट मीट दी मेट्स नीड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। अब यही बात है कि ओपन सिस्टम भी क्या करता है, डिपेंड करता है सारा का सारा जो हम आउटसाइड कंट्रीज से लेते हैं इनपुट्स, वो कौन कौन सी, जैसे मैंने बता दिया मटेरियल्स, ह्यूमन रिसोर्सेज या कैपिटल, इसको फिर बाद में क्या करते हैं आउटपुट वगैरह में या आउटपुट वगैरह में ये चेंज कर देते हैं, ताकि लोगों की जो मार्केट के अंदर लोगों के गुड्स और मतलब कि जो उनकी ज़रूरियात वगैरह हैं उनको एज अ सर्विस के तौर पे उनको दिया जाता है। आ गया सब सिस्टम। अब सब सिस्टम हमारे पास क्या है, द मीनिंग ऑफ सब सिस्टम इज अ सिस्टम दैट इज अ पार्ट ऑफ लार्जर सिस्टम। कि हम जैसे बात करते हैं ना, टॉपिक होता है उसका, उसके बाद हमारे पास सब टॉपिक्स होते हैं, इसी तरह एक लार्ज सिस्टम होता है जिसको हम डिवाइड करते जाते हैं। जब हम एक लार्ज सिस्टम को आगे डिवाइड करते जाते हैं तो उसके सब सिस्टम्स बनते जाते हैं। तो यही हमारे पास ऐसे ही है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ऐसे ही है कि अगर एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अंदर भी डिफरेंट सब सिस्टम्स बनाते जाते हैं, कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है एक सिस्टम के साथ वर्क करी है, अब वो सिस्टम बहुत ज़्यादा लार्ज है तो उसके भी आगे सब सिस्टम्स बना दिए जाते हैं। आगे हमारे पास सिनर्जी। सिनर्जी हमारे पास क्या है, सिनर्जी इज अ कांसेप्ट दैट कंबाइन वैल्यू एंड परफॉर्मेंस ऑफ टू कंपनीज विल बी ग्रेटर देन द सम टू ऑफ द सेपरेट इंडिविजुअल पार्ट्स। अब सिनर्जी का अगर कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, सिनर्जी का मतलब होता है हम आहंगी। सिनर्जी हमारे पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि दो कंपनीज जो होती हैं उनकी वैल्यूज़ और परफॉर्मेंस को मतलब कि बेहतर तौर पे जाना जाता है अगर वो इंडिविजुअली काम करें, कि अगर दो कंपनी है वो अलग अलग अपना काम करिए तो उनकी वैल्यू और परफॉर्मेंस भी कम लेवल पे होगी, कि ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, इसकी निस्बत कि वो उनको कंबाइन कर दिया जाए दोनों की वैल्यूज़ और परफॉर्मेंस को, तो बेहतर तरीके से काम करती है। तो सिनर्जी का जो कंसेप्ट होता है वो भी यही होता है। उसके बाद हमारे पास द हॉथरॉन स्टडीज़। ये हमारे पास क्या आती है, दिस रिसर्च प्रोजेक्ट नोन एज दी हॉथरॉन स्टडीज़, के किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट को उन्होंने हॉथरॉन स्टडी का नाम दे दिया गया। अब ये 1924 से 1932 के दरमियान में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हुए उनकी सीरीज़ को उन्होंने क्या नाम दे दिया,
हॉथरॉन स्टडीज का नाम दे दिया। द रिसर्चर्स कंक्लूडेड दैट द वर्कर्स परफॉर्म्ड एंड रिएक्टेड डिफरेंटली, कि रिसर्चर्स ने उस टाइम पे क्या नतीजा अखज़ किया, कि क्या रिजल्ट निकाला कि जो वर्कर्स थे ना उस टाइम पे उन्होंने डिफरेंट तरीके से, मतलब कि मुख्तलिफ तरीकों को यूज़ करते हुए काम परफॉर्म किया, उसके बाद उनका उस काम पे डिफरेंट तरीके से उन्होंने रिएक्ट भी किया, तो उनका जो रिएक्शन था उसको नाम दे दिया गया हॉथरॉन इफेक्ट का। माई और उसकी टीम जो थी उसने आखिरकार यही नतीजा निकाला कि जो हमारे पास इनफॉर्मल वर्क ग्रुप था उसने जो एम्प्लॉय के बिहेवियर पे एम्प्लॉय के बिहेवियर को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। ह्यूमन रिलेशन आ गया। ह्यूमन रिलेशन हमारे पास क्या इंसानों के दरमियान में कैसा रिलेशन होगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यही चीज़ आ जाती है। ह्यूमन रिलेशन प्रोपोनेंट्स आर्ग्यू दैट मैनेजर शुड स्ट्रेस प्राइमरली एम्प्लॉयज वेलफेयर मोटिवेशन कम्युनिकेशन, कि ह्यूमन रिलेशन प्रोपोनेंट्स का मतलब होता है हामी, मतलब कि जो ह्यूमन रिलेशन को पसंद करते थे कि वो चाहते थे कि इसमें ये चीज़ चेंज आ जाए या ये ना आए, तो उन्होंने क्या आर्ग्यू पेश किया कि मैनेजर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर को चाहिए कि वो एम्प्लॉय के वेलफेयर पे या मोटिवेशन पे और उनकी कम्युनिकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर दे। दे बिलीव, उनको ये लगता था कि सोशल नीड्स को ना इकोनॉमिक नीड्स पे ज़्यादा फोकस दी जाती है। और तो और ये उन्होंने कहा कि जो हमारे पास मैनेजमेंट जो होती है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट, उनको चाहिए कि वो सारे एम्प्लॉयज़ से या वर्कर्स वगैरह से या ग्रुप वगैरह से राय भी ले, हमारी राय को भी उसमें शामिल किया जाए। इसके बाद चैलेंजेस जो जिनका सामना करना पड़ता है वो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, डाइवर्स वर्क फोर्स टेक्नोलॉजी, मल्टीपल स्टेक होल्डर रिस्पॉन्सिवनेस, रैपिड चेंज और ग्लोबलाइजेशन। टेक्नोलॉजी में ये है कि पहले हज़ारों साल पहले क्या किया जाता है, कुछ लोग ही थे जो फैक्स मशीन या ईमेल वगैरह को यूज़ करते थे, कंप्यूटर भी एक कमरों की हद तक था, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया एडवांस टेक्नोलॉजी आती गई। उसके बाद डाइवर्स वर्क फोर्स टेक्नोलॉजी, ये भी हमारे पास उसी के ऑपोजिट है कि ग्लोबलाइजेशन रैपिड चेंजेस आते गए। आगे मल्टीपल स्टेक होल्डर्स यही है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वेस्ट करे, उनमें स्टेक होल्डर्स में कस्टमर्स हो सकते हैं, सप्लायर्स, कंज्यूमर्स, इन्वेस्टर या लेंडर्स होते हैं। उसके बाद रिस्पॉन्सिवनेस के, एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के साथ साथ जब एक ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिव होती है, इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कि जब इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वगैरह में चेंजेस आते हैं तो उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सी चैलेंजेस या थ्रेट्स वगैरह का भी सामना करना पड़ता है, तो इसके लिए उनको एक टीम हायर करनी चाहिए। उसके बाद रैपिड चेंजेस आते जाते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस की वजह से रैपिड चेंजेस आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आगे ग्लोबलाइजेशन में आ जाता है कि मैनेजर को बहुत सी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। यही चीज़ थी। थैंक यू।